जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे और एक बात करेंगे हाइस्टेसिस कर्व के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है सब में, एंड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में किस तरह से वो चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले आता है बच्चों कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। तो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या क्या रीजन है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म का क्या रीजन है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। ये वर्ड याद रखना है बच्चों, डोमेन, इसका मतलब लास्ट में समझाएंगे क्या होता है। तो इनमें क्या होता है, डोमेन फॉर्मेशन हो जाते हैं बच्चों। थोड़े मतलब हर एक डोमेन जो है एक छोटा मैग्नेट है। फिर आता है बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ। अब जैसे ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से इनमें मैग्नेटिज्म आ रहा है, तो इनके अंदर मैग्नेटिज्म का एक्सप्लेनेशन भी किसकी वजह से होगा? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें स्पिन और ऑर्बिटल दोनों की वजह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या करते हैं बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन फॉर्मेशन। ओके। फिर आता है बच्चों बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? दीज आर रिपेल्ड ओके इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इनकी टेंडेंसी कैसी रहेगी? मूव फ्रॉम हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड या हाई टू लो रीजन। ओके, मतलब ये रिपेल होंगे। जैसा कि आपने ये मैग्नेट लटका रखा है, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ, ये अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हुआ तो क्या होगा? ये पुश्ड अप होगा बच्चों, मतलब ये रिपेल होगा इनसे, ये अपर डायरेक्शन में जाएगा ऐसे। ओके, दीज आर फेबली अट्रैक्टेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब लिटिल हैव टू टेंडेंसी मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। मतलब ये पुल्ड इन होगा, मतलब ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन इतना अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा जितना कि फेरोमैग्नेटिक होता है। तो these are strongly attracted an external magnetic field, then easily move from low to high field region। तो very strongly attracted होगा बच्चों, ये नीचे की तरफ आएगी ऐसे। ओके, फिर आता बच्चों स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें क्या होगा बच्चों? स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन में दीज आर वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं बच्चों ये इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट अप्लाइड फील्ड। याद रखना बच्चों, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा ये उसी की डायरेक्शन में होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होगा। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा। ये अप्लाइड फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वीकली मैग्नेटाइज होगा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों व्हेन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द यू ट्यूब एंड प्लेस बिटवीन द पोल पीसेस। तो लिक्विड लेवल क्या होगा बच्चों? इसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा। द लिक्विड लेवल इन दैट थम क्या हो जाएगा बच्चों? डिप्रेस्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिप्रेस्ड हो गया बच्चों। ओके, बिकॉज ये रिपेल होता है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर आता है बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में लिक्विड लेवल इन इन दैट लिम्ब राइजेस अप। देखो बच्चों ये राइज कर गया ऐसे, ये पहले दोनों इक्वल लेवल पे थे और ये यहाँ से राइज कर गया तो ये यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, द लिक्विड लेवल इन दैट लिम्ब राइजेस वेरी मच, बिकॉज ये अट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों इसकी तरफ, तो ये मोर राइजेस होगा कंपेयर टू दिस। ओके, फिर आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी। ओके, इसमें क्या होगा बच्चों? बी नोट जो होगा वो बी से ज्यादा होगा, वेयर बी नोट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वैक्यूम। ओके, इसमें क्या होगा? बी जो होगा वो बी नोट से ज्यादा होगा, मतलब वैक्यूम से इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, इसमें तो बहुत ज्यादा होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन बी नोट। फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी जाई। जाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये सबसे ज्यादा नीट में पूछा जाता है। जाई की वैल्यू क्या होगी? लो एंड नेगेटिव होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगी? लो बट पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर पॉजिटिव और वेरी हाई वैल्यू होगी, लगभग 10⁻² के अप्रॉक्स आती है इसकी वैल्यू। ये चीज बच्चों आपको याद रखनी है।
जाई की वैल्यू देके आपको मैग्नेटिक मटेरियल पूछ लेता है, तो जिसकी वैल्यू लो और नेगेटिव है वो डायमैग्नेटिक, लो बट पॉजिटिव है पैरामैग्नेटिक, और पॉजिटिव एंड हाई है तो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। फिर आता है डिपेंडेंस ऑफ जाई ऑन टेम्परेचर, ये भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एक्सेप्ट बिस्मथ एट लो टेम्परेचर। बच्चों ये याद रखना है आपको, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब जाई टी पर डिपेंड करेगा ही नहीं तो इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चों, ऐसा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन जाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फिर आता बच्चों ऑन कूलिंग दीज गेट कन्वर्टेड टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट क्यूरी टेम्परेचर। ओके, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है ये लास्ट में मैंने बता दिया है, अभी जब टॉपिक खत्म होगा तो ये आपको पता पड़ जाएगा। तो एक्चुअली में क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जाई जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लाओगे तो ये आएगा C/T, वेयर C इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। तो जाई जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जाई जो होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। These get converted into paramagnetic material at Curie temperature। यहाँ पे जो लॉ लगता है बच्चों उसको बोलते हैं क्यूरी वाइस लॉ, क्यूरी वाइस लॉ। ओके, इनमें क्या होता है जाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस टी सी के, वेयर टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। ओके, फिर आता है बच्चों रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। म्यू आर की वैल्यू भी आपको याद रखनी है बच्चों। इनके लिए म्यू आर की जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है, इसमें 1 से ज़्यादा होती है और इसमें 1 से बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻²। के। फिर आता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई। आई इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एच एंड इट हैज वेरी लो वैल्यू। I is in the direction of H but has low value. I is in the direction of H and has very high value। और IH कर्व देखोगे बच्चों तो यहाँ पे भी देख सकते हो अपोजिट है और नेगेटिव वैल्यू है। ये डायरेक्शन में है लेकिन बहुत कम वैल्यू है इसकी और इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो ये IH कर्व के हिसाब से भी आपको मैग्नेटिक मटेरियल पूछ सकता है, तो आपको IH कर्व भी ध्यान में रखना है। ओके, फिर बात आती है बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम। मैग्नेटिक मूवमेंट इनका बहुत कम होता है, वेरी लो, अप्रोक्सीमेटली 0 ही मान सकते हो आप उसको। ओके, फिर इनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत कम होता है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। एग्जाम्पल इनके ये हैं डाईमैग्नेटिक के, ये पैरामैग्नेटिक के और ये फेरोमैग्नेटिक के। ओके, ये बच्चों ऑक्सीजन का पूछा गया है काफ़ी बार, ये आप ध्यान रखना इस ऑक्सीजन को, और इधर H2O को ध्यान रखना बच्चों, ये H2O ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नीट 2013 में एक सवाल आया, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो अल्टरनेटिंग करंट से, लेकिन आप इसको यहाँ का कंसेप्ट यूज करके भी सोल्व कर सकते हो कि एन आयरन कोर कॉइल एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC जनरेटर। इफ एन आयरन रोड इंट्रोड्यूस इनसाइड अ कॉइल देन द इंटेंसिटी ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। जेई में भी कई बार पूछा गया बच्चों ये सवाल, NCERT का एग्जाम्पल है ये अल्टरनेटिंग करंट में। बिकॉज सम एनर्जी लॉस्ट इन मैग्नेटाइजिंग टू द रॉड। बच्चों ये पॉइंट याद रखना है, बल्ब की जो इंटेंसिटी, क्वेश्चन ये आता है कि इंटेंसिटी ऑफ बल्ब पर क्या इफेक्ट होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगी बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, फिर आता बच्चों नेक्स्ट, ये एम्स में आया सवाल है, इसका पॉइंट बना के लिख दिया गया है कि सपोज ए मैग्नेटिक नीडल इज वाइब्रेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बच्चों तो क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज होने से टाइम पीरियड जो होगा उसका, वो टाइम पीरियड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्यूरी टेम्परेचर पर, क्यूरी टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है बच्चों। आपको 3 के लिए याद रखना है, आयरन, कोबाल्ट और निकल के लिए, जो अभी क्यूरी टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कितनी कितनी वैल्यू होती है। तो क्यूरी टेम्परेचर पर ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा, इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। ओके, फिर आता बच्चों एक एनसीईआरटी बेस का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में गिवन है 3 डायग्राम, उस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी पीएमटी के सवाल में कि डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है। बच्चों मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसके आउटसाइड में जा रही है। ओके, और बहुत कम एक लाइन मैग्नेटिक फील्ड की इसके मटेरियल के अंदर से जा रही है। इसका मतलब ये कौन से टाइप का मटेरियल हुआ, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हुआ।
अगर मैक्सिमम लाइन इस मटेरियल के अंदर से जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक होगा, और बहुत कम लाइन इस मटेरियल के अंदर से जाए तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है बच्चों सवाल टेस्ट सीरीज में, इसलिए इसको पॉइंट बना के लिख दिया गया है कि ए डायमैग्नेटिक रॉड सेट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द फील्ड इफ यू फ्री टू रोटेट बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। देखो बच्चों, अगर ये फ्री टू रोटेट हो, ये दो पोल है मैग्नेट के एन और एस, अगर इसको रोटेट करने के लिए फ्री कर दिया जाए, जैसा कि सिचुएशन दिख रही है आपको, सो इन दैट सिचुएशन द फील्ड इज स्ट्रोंगेस्ट नियर टू द पोल। ओके, ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगी, आप एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, सो फिर आता बच्चों क्यूरी टेम्परेचर, जो कि अपन बात कर रहे थे, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह, जिसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बच्चों ये चीज ज्यादातर पूछी जाती है, क्यूरी टेम्परेचर पे होता क्या है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, डिफाइंड एज क्यूरी टेम्परेचर। हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है बच्चों। आपको जनरली किसके लिए याद रखना है, आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस, कोबाल्ट निकल के लिए आप याद रख सकते हो, लेकिन आयरन के लिए तो याद रखना ही है। ओके, एज एट दिस टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिज्म ऑफ द सब्सटेंस सडनली वैनिश्ड। याद रखना है बच्चों, फेरोमैग्नेटिज्म वैनिश हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। फिर आता है बच्चों क्यूरी वाइज लॉ। क्यूरी वाइज लॉ क्या बोलता है, ए टेम्परेचर अबाउट क्यूरी टेम्परेचर द मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। ओके, तो टी सी क्या है यहाँ पे, क्यूरी टेम्परेचर है बच्चों, तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो क्यूरी वाइज लॉ का वो ऐसा आएगा बच्चों। ओके, तो जाइटी कर्व इन शोन फॉर क्यूरी वाइज लॉ, ये आपको ग्राफ ऐसा बनेगा। ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि टी माइनस टी सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लेके आओगे, यहाँ पे सी आएगा, सी को अपन बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ टी सी क्या है बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर है, जो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। फिर आता है बच्चों हाइस्टेसिस कर्व। हाइस्टेसिस कर्व एक्चुअली में होता क्या है, देखो बच्चों, फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बाय रिमूविंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप H इक्वल्स टू 0 कर दोगे, ओके, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सम डोमेन्स रिमेन अलाइन इन द अप्लाइड डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो कुछ डोमेन जो होते हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रह जाते हैं, और उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रिमेन्स रह जाता है। इसको अपन बोलते हैं बच्चों रिजिड्यूअल मैग्नेटिज्म। इस वर्ड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। ये आपको वर्ड याद रखना है, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से ही हाइस्टेसिस कर्व होता है बच्चों। ये जो लूप बन रहा है बच्चों, ये आपको, इसको बोलते हैं अपन हाइस्टेसिस लूप, हाइस्टेरेसिस लूप। ओके, फिर इसके लिए कुछ 3 वर्ड है बच्चों जो जेई में भी कई बार आए हुए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला आता है बच्चों रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है, जब आप H को रिड्यूस करोगे, या आपने H को रिड्यूस करा, बट आई रिड्यूस बट इज नॉट जीरो व्हेन H इक्वल्स टू 0। तो देखो बच्चों इस डायग्राम में देखो, रिटेंटिविटी को किससे शो किया आपने, OC से। OC का मतलब क्या है, जैसे आपने H को 0 करा बच्चों, ओके, बट 0 आपने इसको डिक्रीज करते करते ये यहाँ पे H 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर I 0 नहीं हुआ, तो ये जो I बच गया, इसको आपने बोला रिटेंटिविटी, जिसको आपने OC से शो किया है। ये रिटेंटिविटी की डेफिनेशन है बच्चों। ये जेई में ग्राफ आया हुआ है, इसमें जनरली ये अभी 2020 में ही कि इसमें पूछा है, बस इसको शो करना था कि रिटेंटिविटी और कोरेस्टिविटी क्या क्या है। तो इस ग्राफ में जो OC पार्ट है, OC पार्ट को अपन ने क्या बोला बच्चों, रिटेंटिविटी। तो रिटेंटिविटी क्या है, आई रिड्यूस होता जाए, लेकिन जब H 0 हो जाए तो I 0 नहीं हो। तो ये जो द रिमाइंडर वैल्यू ऑफ OC ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन H इज 0 इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेंटिविटी। तो मतलब जिस पॉइंट पर H 0 हो जाए उसमें जितना I रिमेन्स बच गया, उसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी। फिर आता बच्चों कोरेस्टिविटी या कोरेसिव फोर्स। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड H इज रिवर्स्ड, ये बच्चों आपने रिवर्स किया, इसको ऐसे रिवर्स किया, तो रिवर्स करने के बाद में क्या होगा, द मैग्नेटाइजिंग डिक्रीज एंड फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ H डिनोटेड बाय SC इट बिकम 0। तो SC विच इज इक्वल टू OD, ये देखो बच्चों OD जो पार्ट है यहाँ पे OD, यहाँ इसको अपन ने क्या बोला, कोरेस्टिविटी, ठीक है।
इसमें क्या होगा बच्चों, आई जीरो हो जाएगा, व्हेन आई इज जीरो, तो भी एच की कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाएगी, उसको अपन ने बोला कोरेसिटिविटी। द वैल्यू ऑफ एच इज कॉल्ड द कोरेसिटिविटी। जब आई जीरो हो जाए लेकिन एच सी को अपन ने ओडी से दर्शाया, ये रहा ओडी, इसको अपन ने बोला बच्चों कोरेसिटिविटी। ठीक है, फिर आता बच्चों व्हेन फील्ड एच इज फर्दर इंक्रीज इन रिवर्स डायरेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई अटेन्स द सेचुरेशन वैल्यू, जैसे पॉइंट ई को दिखाया बच्चों अपन ने। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, देखो बच्चों ये ई सेचुरेशन पॉइंट है, ये एच मैक्सिमम है बच्चों, ये यहाँ पे एच मैक्सिमम पॉजिटिव में, यहाँ पे एच मैक्सिमम नेगेटिविटी में, तो ये एक सेचुरेशन वैल्यू हो गई। ओके, फिर आता है व्हेन एच इज डिक्रीज टू जीरो एंड चेंज इन द डायरेक्शन स्टेप्स वी गेट पार्ट ई एफ जी बी। तो बच्चों ये आपने वापस इसको इंक्रीज किया, ये आपको ये ई एफ जी बी ये मिल गया आपको। ओके, ई एफ जी बी मिल गया। ओके, तो ये पूरा जो लूप बन गया बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, ये फिर इसको अपन बोलते हैं हाइस्टेसिस लूप। बी सी डी ई एफ जी बी, ये पूरा जो लूप बन गया बच्चों, मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों होता है इसमें, मतलब एक बार आप डिक्रीज भी करोगे फिर इंक्रीज भी करोगे, इसको अपन ने क्या बोला बच्चों, हाइस्टेसिस लूप या हाइस्टेसिस कर्व। ओके, सो अगर आपको और किसी भी टॉपिक का लेक्चर चाहिए बच्चों, प्लीज से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।